नमस्कार, मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज सुबह से ही बहुत सारी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट हो रही है। सर्कुलेट क्या, अभी अभी जस्ट 15 से 20 मिनट पहले ही एक न्यूज़ आ गई है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो वो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन उसके बाद ही अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। अभी एमपी पटवारी की जो वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया। जस्ट अभी 15 से 20 मिनट पहले ही ऐसा हुआ है। व्यापम की साइट पे आप जाके देख सकते हैं। जो रूल बुक है वो जारी कर दी गई है और लगभग 3200 पोस्ट जो हैं पटवारी की आई हैं, ऐसा पता चला। अभी हमने देखा नहीं है पूरा का पूरा रूल बुक, लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसके अनुसार बोल रहा हूँ कि लगभग 2700 कुछ पोस्ट आई हैं। नहीं, टोटल 2800 जो पटवारी की केवल पोस्ट आई हैं। इसके अलावा अदर पोस्ट भी हैं बहुत सारी। ठीक है, तो ये 2800 पोस्ट, इसके अलावा जो भी अन्य पोस्ट आई हैं, तो कुल मिला के आपके लिए एक अवसर है। ठीक है, आपको पता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो नहीं पता होगा लेकिन बता रहा हूँ कि 15 जो मार्च है वो एग्ज़ाम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लगभग 1 महीना मान के चलो कि एग्ज़ाम चलेगा। तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय है जहाँ पे आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्लास को रेगुलर कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। चाहे एमपीपीएससी वाले हों, उनके लिए तो हम क्लास ले ही रहे हैं। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हमारी आज की क्लास है वो तो एमपीपीएससी के लिए चलेगी, लेकिन ये कि जो सीबीसी है ये जीएस से भी क्वेश्चन बन सकता है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। एमपीएसआई की तैयारी करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, तो है ही है। ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो है पटवारी के संबंध में, जो मैंने आपको बता दी है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप जाके विजिट कर सकते हैं साइट को। ठीक है, और वहाँ पे आप अपना सिलेबस भी देख लीजिए। ठीक है, और सिलेबस के अलावा जो है आप पूरा रूल बुक पढ़ लीजिए, क्या है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अन्य सारी चीज़ें, तो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन की बात है जो मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, और क्लास को शुरू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीबीसी है ना, ये एक प्रकार की जांच एजेंसी, आपको पता है ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी कई बार बने हैं। ठीक है, जीएस से भी संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो आयोग का टॉपिक है वहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है ना। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो क्लास को शुरू करें उसके पहले ये है कि फटाफट जितने लोग हैं चैनल से जुड़ गए हैं, वो लोग जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक शेयर करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, आज की क्लास महत्वपूर्ण है। जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको पता है फटाफट नोटिफिकेशन जो व्यापम है या एमपीपीएससी वो जारी कर रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि 2022 के लिए भी बहुत जल्दी इस वीक में या अगले वीक में
ठीक है, वो भी जारी हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फटाफट चैनल से जोड़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लिंक शेयर कर दीजिए ताकि फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी, है ना। तो हम इसको शुरू करेंगे। फटाफट 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में चैनल से जोड़िए लोगों को, उसके बाद हम टॉपिक को शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, जांच एजेंसी कॉन्सेप्ट वाइज भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, फैक्ट के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दी होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना। कौन सा टॉपिक है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपको पता है कि जो यूनिट नंबर 10 है उसमें लगभग डिफाइन किए हुए 18 जो है आयोग की लिस्ट है, उसके अलावा आदि के रूप में दिया हुआ है। तो हम उसमें मध्य प्रदेश देखते हैं कि मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसमें से आज ये केंद्रीय सतर्कता आयोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्लियर है? चलिए, पृष्ठभूमि को अच्छे से समझेंगे क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी टॉपिक है पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बहुत बनते हैं।
ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि से बैकग्राउंड क्या है, क्या इतिहास है सीबीसी का, बहुत अच्छे से देखेंगे। इसका डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। सन 1950 की कहानी से शुरू होती है। 1950 से ये कहानी शुरू होती है। 1950 की कहानी ये है कि एक समिति है। कौन सी समिति है? गोरवाला समिति। कौन सी समिति है? गोरवाला समिति। इसका गठन हुआ था। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से कि सन 1950 में गोरवाला समिति का गठन हुआ है। ठीक है, जिसमें मंत्री और सांसद जो हैं, विधायक आदि भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इस समिति ने बताया। ठीक है, किस समिति ने? गोरवाला समिति ने। 1950 में गठन हुआ। इसने क्या कहा कि इसमें मंत्री और जो सांसद हैं वो विधायक आदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से इनका कंक्लूजन था। ठीक है, ये बात क्लियर रहेगी आप लोगों को? चलिए, गोरवाला समिति याद रखना है आपको, सन 1950, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात देख लेते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार को रोकने, क्योंकि मामला क्या था? भ्रष्टाचार, मंत्री और सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, ऐसा समिति ने कहा था। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1962 में तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे के संथानम। कौन थे? के संथानम। उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच के लिए उस समय के गृह मंत्री जो थे तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कम करने के लिए 1962 में, ध्यान रखना है क्योंकि एमपीपीसी मेंस में भी क्वेश्चन आया है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए समिति का गठन कब हुआ था, संथानम समिति का गठन कब हुआ था, कौन से ईयर में। ये एमपीपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, याद रहेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कांग्रेसी नेता के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। कब? 1962। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो के संथानम समिति की ईयर पूछी जाएगी आपसे कि कब गठित की गई, तो आपको याद रहेगा कि कब गठित की गई है? 1962। किसके लिए गठित की गई है तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि संबंध भी पूछा जा सकता है भ्रष्टाचार निवारण के लिए। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आ रही। एक तो ये है कि पहले गोरवाला समिति गठित हुई। इस गोरवाला समिति ने 1950 में जिसका गठन हुआ, इसने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है, मंत्री एवं सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। अब इसकी समस्या का जो समाधान था लाल बहादुर शास्त्री ने खोजा। उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1962 में के संतानम की अध्यक्षता में एक संथानम समिति का गठन किया। याद रहेगा? यहाँ तक क्लियर है दो बातें आप लोगों को, या यहाँ कोई डाउट? चलिए, के संथानम समिति की सिफारिश पर इन्होंने अपनी सिफारिश दी और 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1964 में। याद रहेगी यहां तक बात?
याद रहेगी यहाँ तक बात। यहाँ 3 चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो ये निकल के आ रही है कि गोरवाला समिति गठित हुई कब? 1950 में, जिसने ये कहा कि मंत्री एवं सांसद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। अब ये समस्या निकल के आई, और जब समस्या निकल के आई तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए 1962 में एक समिति गठित की। समिति की अध्यक्षता किसने की? तो समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं के संथानम, या जिसको हम संथानम समिति कहते हैं। उसने अपनी सिफारिशें दी, और सिफारिशों में क्या कहा कि एक एजेंसी होनी चाहिए जो केंद्रीय अधिकारियों की जांच के लिए हो, भ्रष्टाचार निवारण के लिए हो। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का इसीलिए गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया, तो आपके लिए एकदम क्लियर बात है कि 1964 जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन का ईयर है। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए अगर समिति पूछी जाए कि संथानम समिति कब गठित की गई, तो 1962 में। यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? 3 बातें आप लोगों को याद रहेंगी अच्छे से। पूरा का पूरा डेवलपमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कि 1950 से कहानी क्या बन रही? क्लियर रहेगा ये बात? बताइए, फटाफट बताइए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि आपको चीज़ें यहाँ पे एकदम क्लियर, क्योंकि पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और पृष्ठभूमि थोड़ा सा कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार की समितियाँ बनती हैं, अलग अलग डेट्स होती हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं इसको बहुत आराम से बता रहा हूँ। तो आप लोग पहले बताइए हमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक सारी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो पृष्ठभूमि हम समझ लिए। अब हम इसका परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको हमें ये बताना है, एक क्वेश्चन है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है कि मध्य प्रदेश जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश सूचना आयोग, मध्य प्रदेश सूचना आयोग, मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना कब हुई है, ये आपको फटाफट आंसर करना। आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए, मध्य प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग देख रहे हैं, चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, रिवाइज करते हैं या नहीं, पढ़ते हैं या नहीं, क्लास को अच्छे से अटेंड करते हैं या नहीं करते। ठीक है, भले ही थोड़ा सा हम क्लास में डिले होंगे, लेकिन हम ये चीज़ें ज़रूर आपसे पूछेंगे।
फटाफट आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आप लोग कितनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में तब तक कमेंट करिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। परिचय देखते हैं, परिचय क्या है। सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन याद रखना। गठन की डेट आपको याद रखनी है, 11 फरवरी 1964। मैंने पहले बताया था कि 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पे इस आयोग का गठन हुआ। ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए, गठन याद रहेगा 1964, 11 फरवरी 1964 को। दूसरी बात याद रहेगा, ये 11 फरवरी 1964 गठन। 11 सितंबर 2003 ध्यान रखना है, 1964 से लेके इसको अभी 2003 तक वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ये केवल एक प्रस्ताव के तौर पे इसका गठन कर दिया गया था। बहुत अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट याद रखना है आपको। 11 फरवरी 1964 के वो डेट है जब केंद्रीय सतर्कता आयोग का केवल गठन कर दिया गया है, लेकिन इसको वैधानिक जो दर्जा दिया जा रहा है वो 11 सितंबर 2003 को दिया जा रहा है। ये डेट दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पृष्ठभूमि है उसको समझना और साथ ही उसके परिचय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 और 11 सितंबर 2003 जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब ये सांविधिक निकाय है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 11 फरवरी 1964 से जब स्थापना हुई और ये 11 सितंबर के एक दिन पहले अगर मैं बात करूं 10 सितंबर की बात करूं, क्या यहां तक कोई सांविधिक दर्जा मिला है इसे या नहीं मिला है? ये सांविधिक संस्था कहलाएगी, संवैधानिक संस्था कहलाएगी, कार्यकारी संस्था, कैसी संस्था कहलाएगी? मैंने पहले ही बताया है कि ये सांविधिक निकाय यहाँ पे हो रहा है 11 सितंबर 2003 को, क्योंकि यहीं पे एक विधि यानी कि हम अगर कहें कि बिल लाकर इसको वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है या सांविधिक निकाय बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं? पता रहेगा आपको सांविधिक निकाय? ठीक है, चलो, आपको पता होगा कि सांविधिक जो निकाय है बिल ला के 2003 से किया गया है, इसलिए ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, क्लियर। चलिए, दूसरी बात देख लेते हैं। कार्मिक एवं प्रशासन मंत्रालय आयोग, ध्यान रखना है, डीओपीटी जिसको हम बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डीओपीटी जो है इसकी नोडल एजेंसी है। आपसे नोडल एजेंसी पे क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रहेगा आप लोगों को कि नोडल एजेंसी कौन है? डीओपीटी। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है? डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक प्रशासन एवं मंत्रालय। ठीक है, क्लियर ये बात।
ठीक है, क्लियर। नोडल एजेंसी याद रहेगा। तो यहाँ तक हमने 4 बातें देख ली, गठन देख लिया हमने, वैधानिक दर्जा देख लिया हमने, ये बता दिया कि संविधान क्या है, कौन है इसका नोडल एजेंसी। आई होप कि यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत आराम से देखना, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। कहाँ इसका हेडक्वार्टर, हमेशा की तरह नई दिल्ली, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं क्या बात है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो आदर्श वाक्य है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा। सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञा जो है इसका आदर्श वाक्य है, याद रहेगा। सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञा जो है इसका आदर्श वाक्य है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं। चलिए हमने 2 चीजें समझ ली, पूरा का पूरा बैकग्राउंड। 1950 से कहानी स्टार्ट होती है, 1962 में संधानम समिति बनती है, सिफारिश 1964 में उसकी होती है, और तभी 11 फरवरी 1964 को एक नया संस्था सीबीसी बन के आता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन के आता है। 11 सितंबर 2003 की कहानी ये है कि इसको वैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्थिति है कि कोई बिल लाया जाता होगा संसद में और इसे वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है, विधान के माध्यम से। वहीं से ये सांविधिक निकाय हो गया है। आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2003 के पहले ये कैसी संस्था थी, तो ना तो ये संवैधानिक थी ना तो ये सांविधिक संस्था थी, ठीक है। यहाँ पे संवैधानिक सांविधिक कार्यकारी बहुत अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। और यही पूछ लिया जाएगा कि ये संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, कार्यकारी है या कुछ नहीं है, ठीक है। और लोग उलझ जाएंगे इसमें कि चीजें क्लियर नहीं हो रही, ठीक है ये बात। चलो, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय आयोग के लिए नोडल एजेंसी मैंने पहले बता दिया, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और आदर्श वाक्य बहुत अच्छे से याद रखना, सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अब परिचय और जो इसका बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से एक पिक्चर से जरूर बन गई होगी आपके दिमाग में, 1950 से लेके अभी तक की जो सीबीसी की कहानी है वो कैसी है, ठीक है। या कोई डाउट हो या आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके बाद 20 सेकंड से हम इसको संरचना वाला जो पार्ट है उसको देखेंगे। कोई भी सवाल हो आपके, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद ही हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, संरचना देख लेते हैं कि सीबीसी की संरचना क्या है। संरचना भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, संरचना से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वो अध्यक्ष होंगे, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होंगे जो
वो एक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, एक है ना, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे। याद रखना है यहाँ पे कितने, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे जिन्हें हम अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। सतर्कता आयुक्त उन्हीं को बनाया जाएगा जिन्हें प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जो संरचना है वो एक सदस्यीय है। कैसी है, एक सदस्यीय। जो सेंट्रल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वही इसके अध्यक्ष हैं और वही एकमात्र सदस्य हैं। ठीक है, अब याद रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे एनएस राव थे। कौन थे, एनएस राव। कब था उनका टाइम पीरियड, 1964 से 1968 तक। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी या नहीं याद रहेगी? ठीक है, आपको आयोग का प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज है जो महत्वपूर्ण रहेगी, चलिए, वर्तमान में एस एन पटेल या सुरेश एन पटेल है। यहां तक बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया है, हमने देख लिया पूरा का पूरा बैकग्राउंड, हमने देख लिया पूरा का पूरा परिचय और हमने देख लिया पूरी की पूरी संरचना। आई होप कि यहाँ तक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी समझ में। आगे बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों से फिर से, आपको ये बताना है मध्य प्रदेश सूचना आयोग, मध्य प्रदेश सूचना आयोग कितने सदस्यीय है वर्तमान में, कितने सदस्यीय है वर्तमान में, ये आंसर करना है। फटाफट आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये आपको आंसर करना है। ठीक है, कौन, एमपी सूचना आयोग। ठीक है, कितने सदस्य है वर्तमान में, ये आंसर आपको करना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन हम जरूर लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। फटाफट आंसर करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आंसर करिए भाई। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति एवं सेवा शर्त के संबंध में समझ लेते हैं कि क्या है सीबीसी की नियुक्ति के संबंध में और सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान। मुख्य जो आयुक्त हैं तथा अन्य जो आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ध्यान रखना है आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो आयुक्त की नियुक्ति है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे राष्ट्रपति। बहुत अच्छे से याद रखना, नियुक्ति आपसे पूछी जाएगी तो आपको तुरंत टिक करना है किसको, राष्ट्रपति को। कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे हम, है ना। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि ऐसे तो कर नहीं देगा राष्ट्रपति, है ना, किसी न किसी की सलाह होगी, तो सलाह जो है वो 3 सदस्यीय एक समिति है जो सलाह देगी, उसके आधार पर किया जाएगा। 3 सदस्यीय समिति में है कौन कौन, तो ध्यान रखना है
एक है प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरे हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता, दूसरे हैं विपक्ष के नेता, वो भी कहाँ के, लोकसभा। ये बात अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अगर राज्यसभा आया तो आपको बिल्कुल गलत आंसर टिक करना है, वो है ना, वो गलत है। आपको विपक्ष में लोकसभा का नेता याद रखना। और एक जो है वो गृह मंत्री भी रहेंगे। तो कितने सदस्यीय टोटल जो समिति है वो 3 सदस्यीय, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता और प्राइम मिनिस्टर। ये जो एक समिति बनी 3 लोगों की, इसी समिति ने नामों की सिफारिश की होगी, है ना, नामों की सिफारिश ये समिति करेगी। और जब ये नामों की सिफारिश करेगी तो उसके आधार पे जो है वो आयुक्त का, ना आयुक्त का जो है नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। क्लियर है यहाँ तक बात। इनके जो वेतन भत्ते हैं उनका जो निर्धारण है वो संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नई चीजें निकल के आ रही है कि यहाँ तो ना राष्ट्रपति कर रहा है ना केंद्र सरकार कर रही वेतन भत्तों का निर्धारण है, यहाँ पे कौन कर रहा है, संसद। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। यहाँ पे कुछ नया हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से याद रखना। मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कुछ बदलाव हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा वही टिक करने का प्रयास करेंगे जो जनरली अभी तक ज़्यादातर चीज़ों में देखा होगा, ज़्यादातर आयोग में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो सीवीसी का वेतन भत्तों का निर्धारण है वो संसद कर रही है, ना कि केंद्र सरकार और ना ही राष्ट्रपति कर रहा है। क्लियर है ये बात यहाँ तक। चलिए, अब ये जो वेतन भत्ते हैं इनको किसके बराबर मिलता है, तो वेतन भत्ता जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के समान में मिलता है। यूपीएससी हमने पढ़ा है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष पढ़ा था, है ना, उनके अनुसार जो है इन आयुक्तों को वेतन भत्ते मिलते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक। क्लियर है या नहीं क्लियर? नियुक्ति एवं सर्वशर्त क्लियर है या नहीं? चलिए, पूछा जाए नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति। किसके सिफारिश पर, 3 सदस्यीय पर। कौन कौन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद कर रही है और वेतन भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष के समान मिले। इतनी बातें हम लोगों ने देखी। तो आज तक, अभी तक हमने इस पे क्या क्या पढ़ लिया, पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमने समझ लिया है कि कैसे कैसे निर्माण, कैसे कैसे इस संस्था का डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से कहानी शुरू होती, क्यों इस संस्था का निर्माण किया। मैंने बताया जब भ्रष्टाचार देखा गया गोरवाला समिति द्वारा, तो ऐसी रिकमेंडेशन की गई कि भाई ऐसा यहाँ पे भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के निवारण के लिए समिति बना दी गई 65 में, 64 में उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और इस समय फिर 11 फरवरी की स्थापना हो गई। लीगल कब दिया जा रहा है, 2003 में। ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, आपको याद रखना, सुरेश एन पटेल का नाम वर्तमान में जो है इसके मुख्य अध्यक्ष हैं, या एस एन राव पहले इसके अध्यक्ष थे, ये बात। इसके अलावा हमने नियुक्ति एवं सेवा शर्तें समझ ली, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आज हमने देख ली है। इसके अलावा जो चीज़ें अन्य बची हुई हैं इसमें हम कल के लेक्चर में इसको वापस से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा जो बची चीज़ें उसमें चर्चा करेंगे, है ना। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 2021 के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, मेंस की, है ना। 75% डिस्काउंट है। आप 2499 में टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का तरीका ये है कि PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। 23 टेस्ट हैं टोटल, 11 जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज 11 हैं, और FLT जो है वो 12 है। टोटल 23 टेस्ट हैं। हिंदी माध्यम में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ठीक है। और जो मॉडल आंसर है हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए। इसके अलावा हम लोग 2022 के लिए, PSC अड्डा 2022 के लिए भी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ की, जो बहुत सस्ते रेट में है, बहुत कम दाम पे उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाके PSC अड्डा एप्लीकेशन पे, वहाँ पे से आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको MP पटवारी का जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए। MP GK की जो क्लास है उसको आप रेगुलर अटेंड कीजिए, क्योंकि MP GK क्वेश्चन GK के नाम पे बहुत पूछा जाएगा। पटवारी के सिलेबस में भी है MP GK सामान्य ज्ञान, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जो अन्य क्लास होगी हम लोग बहुत जल्द शेड्यूल करने वाले हैं, इसके संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम प्रयास करेंगे कि वो आपको सारी जो बातें हैं वो बताई जाए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्लास कैसी लगी उस संबंध में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना, अगर आपके कोई सजेशन तब भी करना, और वीडियो की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
शेयर करनी है। अगर अभी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए